ओके, आज अपन रिवाइजन करेंगे केमिकल काइनेटिक्स टॉपिक का। तो केमिकल काइनेटिक्स फोर्थ चैप्टर है आपके केमिस्ट्री की फर्स्ट बुक का, फिजिकल केमिस्ट्री का, और बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इसके। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या है? काइनेटिक्स मींस मोशन, और केमिकल मींस यानी कि जो केमिकल रिएक्शंस है उनका जो मोशन या फिर उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है, स्लो है, फास्ट है, तो इनके बारे में जिस चैप्टर में अपन पढ़ते हैं वो केमिकल काइनेटिक्स होता है। ठीक है। और कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है अगर उसका डेल्टा जी नेगेटिव हो, डेल्टा जी पॉजिटिव हो तो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, गिव्स फ्री एनर्जी उसको बोलते हैं। ठीक है। तो फिजिबिलिटी है रिएक्शन की, वो होगी या नहीं होगी, कैसे होती है, उसका कारण क्या होता है, ये सारी इस चैप्टर में पढ़ा जाता है। सबसे पहले लेते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की एक रेट क्या होती है? रेट होती है कि कोई भी कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता में जो परिवर्तन आता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो जो कंसंट्रेशन में चेंज आता है उस चेंज का टाइम के साथ जो रेट है उसे हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज कंसंट्रेशन। गुड इवनिंग। तो केमिकल रिएक्शन में कोई प्रोडक्ट है या रिएक्टेंट है, उसकी कंसेंट्रेशन में जो टाइम के साथ चेंज आता है उसे अपन बोलते हैं उसका रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है। जैसे प्रोडक्ट से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं तो रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन टाइम के साथ कम होती है और प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ती है। तो अपन कह सकते हैं कि इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो तो नेगेटिव होगा, इनका पॉजिटिव होगा। इस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या लगाते हैं? एक एक्स्ट्रा माइनस और ऐड करते हैं ताकि दोनों को पॉजिटिव पॉजिटिव लेके हम एनालिसिस कर सकें। तो जैसे रिएक्टेंट डिसअपियरेंस की जो रेट है रिएजेंट की, वो क्या हो जाएगा? माइनस में डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। ये तो एवरेज रेट के लिए हो गया, और इंस्टेंटेनियस रेट के लिए देखें तो वो डी आर अपॉन डी टी हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस में डी आर अपॉन डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी इसके लिए है रिएजेंट्स के लिए, जो रिएक्टेंट्स होते हैं अभिकारक होते हैं उनके लिए। और ये प्रोडक्ट्स के लिए, प्रोडक्ट की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमेशा पॉजिटिव होगी, तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ओके, तो ये हो जाएगा। आई बात समझ में? और जो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी है या फिर डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी है, ये एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है। लेकिन जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन उसमें क्या होगा? डिफरेंशिएशन हो जाएगा, डीपी अपॉन डी टी या फिर डी आर अपॉन डी टी। तो अगर हम ग्राफ बनाए जैसे ये कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स का टाइम के साथ, तो रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज होती रहती है, तो इस तरह से डिक्रीज शो कर दिया। तो एवरेज अगर रेट ऑफ रिएक्शन देखें डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, तो ये तो कोई एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बता देगा। लेकिन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या बताएगा? उस किसी पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे, उस टाइम पे जो उस सब्सटेंस की या उस रिएजेंट की या उस प्रोडक्ट की जो कंसेंट्रेशन में चेंज आ रहा है उस पर्टिकुलर टाइम पे, उसके बारे में बताएगा हमें, उसके बारे में जानकारी मिलेगी। जो कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स है वो उनकी टाइम के साथ कंसेंट्रेशन बढ़ती जाती है, तो इस तरह से बढ़ेगी। और इसका जो स्लोप होगा वो क्या दे देगा? इसकी रेट ऑफ रिएक्शन दे देगा। तो कंसेंट्रेशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें क्या देता है? रेट ऑफ रिएक्शन देता है। तो यहाँ पे एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट में वही एवरेज वेलोसिटी और एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में जो डिफरेंस होता है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट्स क्या होती है? कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इनवर्स हो जाएगा। अब कंसंट्रेशन जो है हम जनरली मोलैरिटी के रूप में मेजर करते हैं, तो कंसंट्रेशन क्या लिखेंगे? मोल पर लीटर पर सेकंड हो जाएगा इसकी यूनिट। ठीक है। जैसे क्वेश्चन है कि t बराबर 0 पे और 50 सेकेंड इस इंटरवल पे, अलग अलग इंटरवल पे इस रिएक्शन के अंदर ये जो रिएक्टेंट है C4H9Cl, इसकी मोल पर लीटर में कंसंट्रेशन दे रखी है। तो हमें अलग अलग टाइम इंटरवल में मान लो कंसंट्रेशन निकालनी है, तो इन दोनों कंसंट्रेशन का डिफरेंस डिवाइडेड बाय टाइम का डिफरेंस, उससे आपकी कंसंट्रेशन आ जाती है। ओके, तो ये कंसंट्रेशन इस तरह से निकाला जाता है। अब कंसंट्रेशन में एक और चीज़ है कि जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसका भी फर्क पड़ता है। जैसे जैसे 2HI गिव्स H2 प्लस I2, तो इसमें HI की खर्च होने की रेट क्या है? HI अपॉन जो डेल्टा HI अपॉन डेल्टा टी हो गया। H2 के बनने की रेट क्या है? डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी हो गया। I2 के बनने की रेट क्या होगी? डेल्टा I2 अपॉन डेल्टा टी हो गया। तो ये तो प्लस, ये प्लस, और ये खर्च हो रहा है इसलिए इसका माइनस। लेकिन स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट में देखो, इसके दो खर्च होने पे इसका एक बन रहा है, इसका भी एक बन रहा है। तो अगर रिएक्शन की रेट की बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन की,
तो इसका भी एक खर्च जब होगा, यानी कि इसमें भी क्या करेंगे अपन, 2 का डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जो भी कॉफिशिएंट होगा आपका स्टोइकियोमेट्रिक, उसका डिवाइड कर दिया जाएगा, तो वो क्या कहलाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगी। जैसे N2 + 3H2 gives 2NH3, है ना। N2 तो उसमें भी क्या हो जाएगा, 3 का डिवाइड हो जाएगा H2 की रेट ऑफ रिएक्शन में, और NH3 की रेट ऑफ रिएक्शन में 2 का डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का डिवाइड करके फिर उसे हम क्या कर देते हैं, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर कर देते हैं। जैसे ये इक्वेशन है, ये कोई केमिकल इक्वेशन है, तो इसमें डेल्टा Br अपॉन डेल्टा T माइनस लगा है, क्योंकि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के आगे नेगेटिव लगाते हैं, क्योंकि ये डिक्रीज होती है टाइम के साथ, और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यहाँ पे डिवाइड कर दिया सभी के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन होगी। तो ये तो इंडिविजुअल रेट ऑफ रिएक्शन और ओवरऑल जो उस केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन, उन दोनों में रिलेशन हो जाएगा। आई बात समझ में। जैसे एग्जांपल है N2O5 जो ब्रेक होता है, तो 4NO2 + O2 में ब्रेक हो रहा है, और इसमें अलग अलग टाइम पे इनिशियल कंसंट्रेशन N2O5 की 2.33 मोल इनवर्स है, और 184 मिनट 184 मिनट के बाद में ये 2.08 मोल पर लीटर हो जाती है। तो पूछा है कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है इन टर्म्स ऑफ आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स। वही डेल्टा कंसंट्रेशन अपन में चेंज अपॉन डेल्टा टाइम, और क्या इसमें अपन को पूछ रहा है रेट रिएक्शन की, और हमें कंसंट्रेशन की चेंज किसका दिया, N2O5 का। तो ये तो N2O5 की जो इंडिविजुअल रेट ऑफ रिएक्शन आएगी उसमें 2 का डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा। और मिनट को हावर्स में, सेकंड्स में कन्वर्ट करके अलग अलग यूनिट्स में हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। और अगर हमें पूछा जाए कि NO2 का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2, तो जो रिएक्शन की ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन है उसको 1/4 ऑफ डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T कर देंगे, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन आएगी उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगी इस तरह से, ठीक है। अब रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करने वाले क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, तो डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, और उस कंसंट्रेशन यानी सांद्रता में जिस तरह से डिपेंड करती है, उससे जिस टर्म्स में हम एक्सप्रेस करते हैं उसे बोलते हैं रेट लॉ, ठीक है। उसे रेट लॉ बोला जाता है, या फिर रेट इक्वेशन, या फिर रेट एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। आगे अपन पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, कंसंट्रेशन की पावर 1 पे, कंसंट्रेशन की पावर 2 पे, कंसंट्रेशन की पावर 3 पे। तो इस तरह से जो ये एक्सप्रेशन होता है इसको रेट लॉ बोला जाता है। नेक्स्ट, रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट क्या है, जब कोई प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन आया तो उसमें प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन को हटाएंगे जब, तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, इसको रेट कांस्टेंट बोलेंगे। जैसे A of A + B of B gives C of C + D of D, तो माना कि कोई भी जो रेट ऑफ रिएक्शन है इस रिएक्शन के लिए, इस प्रोसेस के लिए, वो A का पावर कोई X इंटू B का पावर कोई Y पे डिपेंड कर रही है। X Y यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो इसके प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का साइन कोई हटाया तो ये आ गया K, इसी को अपन रेट कांस्टेंट बोलते हैं। तो माइनस में dr/dt बराबर क्या आ गया, K A का पावर X B का पावर Y। इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं, या फिर रेट कांस्टेंट भी बोलते हैं, दर नियतांक भी बोलते हैं, या फिर समानुपाती नियतांक भी बोलते हैं। अब रेट लॉ का एक डेफिनेशन अपन देख सकते हैं कि रेट लॉ इज एक्सप्रेशन इन विच रिएक्शन रेट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स with each term raised to some power which may or may not be same as the stoichiometric coefficient। यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि which may or may not be same as stoichiometric coefficient of reacting species in balanced chemical equation। तो ये x और y जो है ये stoichiometric coefficient के सेम हो भी सकता है और नहीं भी, है ना। और ये जो x है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है, और ये एक्स और वाई जो कंसंट्रेशन की जो पावर्स होती है उनको हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, यानी कि अभिक्रिया की कोटि। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल जो है आंकड़ा होता है, प्रायोगिक रूप से इसे निकाला जाता है। ये स्टोइकियोमेट्रिक जो कोएफिशिएंट होता है, जैसे N2 + 3H2 में ये 1 हो गया, 3 हो गया, इस तरह से। तो ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो होता है उसके इक्वल हो, ये ऐसा जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। तो ये रेट लॉ का एक डेफिनेशन हो गया, जिसमें अपन मोलर कंसंट्रेशन की जो पावर्स होती है रिएक्टेंट्स की, उनके टर्म्स में रेट को एक्सप्रेस करते हैं, ओके। जैसे इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन, इनिशियल NO का रेट, O2 का रेट, O2 का कंसंट्रेशन दे रखा है, और NO2 की कंसंट्रेशन। तो ये अलग अलग एक्सपेरिमेंट है, इन एक्सपेरिमेंट के आधार पे हम रेट डिफाइन करते हैं।
हैं। जैसे एक्स और वाई कुछ मान लेंगे और देखते हैं कि एक को कांस्टेंट रखा, जैसे यहाँ पे O2 को कांस्टेंट रखा और NO को डबल किया, तो रेट क्या होगी 0.96 से 0.384 हो गई। और यहाँ से NO को 0.3 रखा, इसको भी 0.3 रखा, लेकिन इसको डबल किया तो ये 0.96 से 0.192 हो गई, है ना। तो यहाँ पे ये तो डबल हो रही है और यहाँ पे ये 4 टाइम्स हो रही है क्या, है ना। तो इससे हम क्या है कि आइडेंटिफाई करते हैं कि रेट क्या हो सकती है। तो देखो NO की कंसेंट्रेशन आप डबल करते हो तो रेट क्या हो जाती है 4 टाइम्स, यानी कि NO की कंसेंट्रेशन के ऊपर क्या होना चाहिए, स्क्वायर नहीं होना चाहिए, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब और अगर आप NO की कंसेंट्रेशन को सेम रखते हो और O2 की कंसेंट्रेशन को डबल करते हो तो रेट क्या हो रही है, केवल डबल ही हो रही है, डबल ही हो रही है, यानी कि ये क्या होगा O2 की पावर केवल 1 ही हो जाएगी, यानी कि 2 का 2 ही मिल जाएगा सीधे। तो ये O2 की पावर क्या हो जाएगी 1, तो ये रेट लो हो जाएगा। इस तरह से ऑब्जर्वेशन करते हैं हम लेबोरेटरी में, इस तरह की एक टेबल बनती है, उस टेबल को आइडेंटिफाई करके हम क्या करते हैं, रेट लो डिसाइड करते हैं उस रिएक्शन का। अब इस रिएक्शन में देखो हालांकि यहाँ पे NO का पावर 2 और O2 का पावर 1 ये इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मैच कर रहा है, लेकिन ऐसा हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं है। आई बात समझ में? ठीक है, जैसे ये हो गया रिएक्शन, तो इसमें Cl2 की पावर हाफ पे डिपेंड करता है, इसमें H2O की पावर 0 पे डिपेंड करता है, तो ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से सिमिलर नहीं है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रेट एक्सप्रेशन होता है ये। नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या होता है कि जो हमारी रिएक्टेंट्स की मोलर कंसेंट्रेशन है, मोलर सांद्रता है, उनकी जो पावर्स होती है, उनकी पावर्स का जो समेशन है, जो नेट समेशन है x प्लस, जैसे x हो गया और y हो गया, तो x प्लस y जो होता है उनका जो समेशन है वो हमें क्या देता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देता है। The sum of powers of the concentration of reactants in rate law expression is called the order of chemical reaction. अभिकारकों की सांद्रताओं का जो पावर है यानी कि घात का योग जो है वो उस रासायनिक अभिक्रिया के कोटि के बराबर होता है, ऐसे हिंदी में आप उसको ध्यान रख सकते हो। जैसे यहाँ पे रेट जो है कि a का पावर हाफ, b का पावर 3/2 है, तो टोटल ओवरऑल रेट क्या हो जाएगा, हाफ प्लस 3/2, x प्लस वाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 2। तो इस रेट लॉ के लिए ऑर्डर ऑफ रेट क्या, रिएक्शन क्या हो गया, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। इसमें 3/2 - 1 यानी कि हाफ हो गया, तो हाफ ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। तो इस तरह से हम सेकंड ऑर्डर, हाफ ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन निकाल सकते हैं। ओके, जो रिएक्शन एक स्टेप में होती है उनको एलिमेंट्री रिएक्शंस बोलते हैं, और जो बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स में होती है, सीक्वेंस होती है उनमें, उनको कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस भी बोलते हैं। लेकिन जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होता है किसी भी रिएक्शन का वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो जिसमें अलग अलग तरह के कई स्टेप लग रहे हो, पहले ये हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, अटैक कर रहा है, कार्बोकैटायन बन रहा है, कार्बेनाइन बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, इस तरह से ऑर्गेनिक रिएक्शन जैसे अपन पढ़ते हैं। तो कई सारे स्टेप हो सकते हैं, मल्टीपल स्टेप, लेकिन जो सबसे स्लोवेस्ट होता है, सबसे धीरे होता है, वो क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो सारे आगे अब हम जब रेट की बात करेंगे तो रेट में उन रिएक्टेंट्स को लेंगे जो सबसे स्लोवेस्ट रिएक्शन करते हुए प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगी, ये अलग अलग ऑर्डर के लिए अलग अलग होगी, ऐसा नहीं है कि हमेशा सभी रिएक्शंस के लिए रेट कांस्टेंट सेम हो, ये रिएक्शन के ऑर्डर पे भी डिपेंड करेगा। मान लो nth ऑर्डर का रिएक्शन है तो ये रेट तो हो गया कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, और ये हो गया कंसंट्रेशन का पावर n। ठीक है, जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए n बराबर 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम ही हो जाएगा, तो मोल पर लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, तो ये किसकी यूनिट हो जाएगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। फर्स्ट ऑर्डर में मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनटू यहाँ पे कंसंट्रेशन की पावर 1 हो जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा, केवल सेकंड इनवर्स आ जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में k का जो यूनिट होता है रेट कांस्टेंट का, वो क्या होता है, केवल सेकंड इनवर्स होता है, और सेकंड ऑर्डर में ये मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स हो जाता है। ठीक है, तो इस टर्म से आप किसी भी ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट निकाल सकते हो। yes, यहाँ पे तो कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, यहाँ पे 1 अपॉन कंसंट्रेशन की पावर n, क्योंकि k क्या हो जाएगा, रेट अपॉन a का पावर x प्लस b का पावर y, तो ये होगा कंसंट्रेशन इनटू कंसंट्रेशन की पावर x प्लस y, यानी कि कंसंट्रेशन की पावर n। ओके,
जैसे ये रेट कांस्टेंट दे रखा है तो ये यूनिट किसकी हो गई, ये हो गई आपके लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये देखो क्या हो गई, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया, और ये सेकंड इनवर्स किसकी होगी, फर्स्ट ऑर्डर की। तो आप यूनिट्स देख के भी पता लगा सकते हो कि वो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। नेक्स्ट है मॉलिक्युलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। मॉलिक्युलरिटी क्या होती है, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन व्हिच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो जितने रिएक्टेंट्स एलिमेंट, जितने आपके रिएक्टिंग स्पीसीज है, एटम्स हो गए, आयंस हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, जो एक साथ किसी एलिमेंट्री रिएक्शन में टकराते हैं और टकरा के किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, तो उस संख्या को क्या बोलते हैं, उसकी मॉलिक्युलरिटी यानी कि आणविकता बोलते हैं। मॉलिक्युलरिटी जो है वो ऑर्डर के सिमिलर हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट हो गया N2+2H2। तो बायोमोलिकुलर रिएक्शन इन्वॉल्व साइमल्टेनियस कोलिजन बिटवीन टू स्पीसीज, फॉर एग्जांपल यूजिंग हाइड्रोजन आयोडाइड, यहाँ पे दो HI जो है डिसोशिएट हो रहे हैं। ट्राई मोलिकुलर हो गया, इसमें दो NO और एक O2 मिलके, इसकी 1 है, एक है, ये यूनिमोलिकुलर है, ठीक है, ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, ठीक है, एक आणविक अभिक्रिया है यूनिमोलिकुलर। एक मॉलिक्यूल है यहाँ पे, मतलब स्टोइकियोमेट्री जो होता है उसका समेशन होता है, यहाँ पे एक डिकम्पोज हो रहा है दो में, तो ऐसी रिएक्शन यूनिमोलिकुलर होती है। दो आपस में टकरा के अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये बाईमोलिकुलर है, द्विआण्विक हो गई। ट्राईमोलिकुलर में ये ट्राईमोलिकुलर है, 2 और 1 3, तो ट्राईमोलिकुलर या फिर टरमोलिकुलर भी बोलते हैं इसको, ठीक है, त्रिआण्विक अभिक्रिया हो गई। तो ये मॉलिक्युलरिटी होती है, और इसमें प्रोबेबिलिटी का भी योगदान रहता है। आगे अपन पढ़ते हैं, कई सारे फैक्टर्स होते हैं कॉलिजन में, प्रोबेबिलिटी फैक्टर वगैरह कई आते हैं कॉलिजन में भी, तो काफी कॉम्प्लेक्स होता है इनका। नेक्स्ट रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये पढ़ लिया अपन ने। Order of reaction is a experimental quantity. It can be 0 and even a fraction, but molecularity cannot be 0 or non-integer. Molecularity हमेशा क्या होगी, इंटीजर ही होगी, यानी कि पूर्णांक होगा, ये पॉइंट ध्यान रखें। Order is applicable to elementary as well as complex reactions, whereas molecularity is applicable only for elementary reaction. यानी कि छोटी reactions जो elementary reaction कहीं पे हो रही है तो उन्हीं पे ही molecularity apply होती है, लेकिन order कहीं पे भी apply हो सकता है, ठीक है। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्युलरिटी हैज नो मीनिंग। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या है, जो मल्टीपल स्टेप्स में होती है, तो साइमल्टेनियसली अटैक कहाँ हुआ, कभी किसी का हुआ, फिर उसका हुआ, फिर उसका हुआ। तो साइमल्टेनियसली अटैक जब करते हैं ना कोई एलिमेंट्री रिएक्शन, तब उस रिएक्शन के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर जो नंबर ऑफ एटम्स, आयंस जो उस समय टकरा रहे हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, मॉलिक्युलरिटी बोलते हैं, ठीक है। For complex reactions, order is given by the slowest step and molecularity of the slowest step is the same as the order of overall reaction, ठीक है। molecularity जो होती है slowest step की, जो order होता है उसी के सिमिलर हो जाता है, हो जाता है। अब होता है, देखो क्या है कि जो स्लोवेस्ट स्टेप की मॉलिक्युलरिटी है वही क्या होता है, उस रिएक्शन का ऑर्डर होता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब मॉलिक्युलरिटी क्या स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर होती है, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए, जो छोटी रिएक्शंस होती है सिंपल एलिमेंट्री रिएक्शन, उनके लिए तो मॉलिक्युलरिटी क्या है, स्टोइकियोमेट्री के सिमिलर हो सकता है। और उस केस में अपन देखते हैं ज्यादातर समय ऑर्डर भी वैसा ही मिलता है ना, ये ऑर्डर जरूर थोड़ी होता है, नहीं मॉलिक्युलरिटी ऑर्डर देखो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। मॉलिक्युलरिटी ऑफ द स्लोवेस्ट इज द सेम इज द ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। अपन जो ऑर्डर डिटरमाइन करने के लिए रिएक्शन का कौन सा स्टेप काम में लेते हैं, जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है। और वो स्लोवेस्ट स्टेप ऐसा जरूरी थोड़ा ना ओवरऑल रिएक्शन का स्टेप वही है, वो तो एक छोटा सा कोई पार्ट हो गया। मान लो जो कोई भी रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन का जो छोटा सा पार्ट है, कि ऐसे देखो रिएक्शन हो रही है, स्लोवेस्ट स्टेप ये है, तो उस छोटे से पार्ट में जो जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, वो क्या है उसकी मॉलिक्युलरिटी, और वही क्या होती है उसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है, ठीक है। और एलिमेंट्री जो सिंपलेस्ट रिएक्शन होती है, बहुत सिंपल रिएक्शन जो होती है, उनके लिए वो मॉलिक्युलरिटी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का समेशन ही हो जाएगी, और वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी हो जाता है। नहीं सर, वो थोड़ी होता है, जनरली नहीं होता, लेकिन बहुत केसेस में हो जाता है। जैसे NO2 वाला जो रिएक्शन, NO+O2 वाला रिएक्शन, इसमें होता है, ठीक है।
नेक्स्ट है इंटीग्रल रेट इक्वेशन। इंटीग्रल यानी कि जो ये डिफरेंशियल फॉर्म आया उसको हम इंटीग्रेट करेंगे। सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए माइनस में डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के टाइम्स आर की पावर जीरो, आर की पावर जीरो, क्योंकि ऑर्डर जीरो रखना है तो ये 1 हो गया। यानी कि रेट जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। पहला तो यहीं पे एक बहुत अच्छा पॉइंट आ जाता है कि रेट ऑफ रिएक्शन डू नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन, किसमें, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब इंटीग्रेशन किया तो डी आर इज इक्वल टू माइनस में के डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो ये आर इज इक्वल टू माइनस में के टी प्लस आई, आई इंटीग्रेशन कांस्टेंट, या फिर यहाँ पे लिमिट रख सकते हो टी बराबर जीरो से कोई टी और आर इज इक्वल टू आर नॉट से कोई जनरल आर। यहाँ पे आर आई इज इक्वल टू आर नॉट, या फिर ऐसे कर सकते हो या फिर वैसे भी कर सकते हो, लिमिट रखी तो आई आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस में के टी प्लस आर नॉट आ गया। ठीक है, तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन ग्राफ से डिक्रीज होता है कंसंट्रेशन उस रिएक्टेंट की। टी बराबर जीरो पे तो आर नॉट है, बाद में धीरे धीरे घटते 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 कम हो जाएगा। ऐसे आई बात समझ में? तो ये रेट लो गया। जैसे NH3 का जो डिकम्पोजिशन होता है N2 और 3H2 में, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी या फिर यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो 2 है, पर वो किसी काम का नहीं है। ये रिएक्शन कैसी है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ओके, नेक्स्ट होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट हो गया माइनस में डी आर अपॉन डी टी टाइम्स के का पावर आर, आर का पावर 1 हो गया है ना फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो लॉगरिथम फंक्शन बनेगा। तो ये पूरा मैंने इसका डेरिवेशन किया था अपन ने, है ना। तो ये आ जाता है फाइनली k इज इक्वल टू के टी, के इज इक्वल टू 1 अपॉन टी टू माइनस टी वन ln r1 अपॉन r2, और ln को log में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 कर सकते हो, या फिर r इज इक्वल टू आर नॉट ई की पावर माइनस के टी, ये भी रिलेशन हो सकता है, या फिर ये रिलेशन कर सकता है के टी इज इक्वल टू 2.303 log r नॉट अपॉन r। और यहाँ पे अगर हम ग्राफ देखें तो ग्राफ का जो स्लोप होगा, जैसे इस तरह के ln r और t के बीच का जो स्लोप होगा वो हमें रेट कांस्टेंट देगा, ठीक है। या फिर log r नॉट अपॉन r और टाइम का जो स्लोप होगा वो हमें क्या देगा, k अपॉन 2.303 की वैल्यू देगा। नोट्स में अपन ने बहुत अच्छे से इसको लिखा है, आप देख लेना, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जो C2H4 यानी कि एथीन का हाइड्रोजनेशन देता है C2H6, ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन में एक पॉइंट स्पेशल होता है कि वहां पे तो इक्वल कंसंट्रेशन खर्च होने में इक्वल टाइम लगता है। जैसे 10 सेकंड में रिएक्शन आधी पूरी हो गई है तो नेक्स्ट 10 सेकंड में वो खत्म ही हो जाएगी। हाँ, लेकिन मतलब इक्वल कंसंट्रेशन इक्वल टाइम में खर्च होती है जीरो ऑर्डर के लिए, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, इक्वल परसेंटेज ऑफ कंसंट्रेशन खर्च होता है इक्वल टाइम में। जैसे 10 सेकंड में 50% हो गई तो अगले 10 सेकंड में 50 का आधा यानी 25 होगी। हाँ, 25 का आधा फिर 12.5, फिर ऐसे ऐसे होती है। फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर में ये एक रिलेशन बहुत बढ़िया होता है जिससे अपन न्यूमेरिकल बहुत तेजी से कर सकते हैं। ये न्यूमेरिकल सिंपल ऐसे होते हैं। और इसमें हाफ ये प्रेशर के रिलेशंस होते हैं। प्रेशर में अपन T बराबर 0 पे प्रेशर, है ना, तो T बराबर 0 पे केवल A मौजूद था, B और C नहीं थे। और किसी जनरल टाइम T पे A का प्रेशर कुछ कम हो जाएगा, B का कुछ बनेगा, C का कुछ बनेगा। तो हमें हमारे पास जो डेटा होते हैं वो इनिशियल प्रेशर और टोटल प्रेशर का डेटा होता है कोई जनरल टाइम T पे। उससे हमें रेट कांस्टेंट K की वैल्यू निकालनी होती है इन प्रेशर वाले रिएक्शंस के लिए। तो हम वही P इनिशियल अपॉन कोई जनरल P इनिशियल में तो किसका हो गया, केवल A का हो गया, और फाइनल जो प्रेशर है PA, तो PA की जगह हम क्या करेंगे, PI2 PI माइनस PT आ जाएगा इस रिलेशन को जब लिखेंगे ना, ठीक है। तो ये प्रेशर के क्वेश्चन है दो, ये आप ट्राई करना, ठीक है। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट होता है। कितना आता है कि टी ऑफ 0.693 अपॉन के आता है, ठीक है। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू आर नॉट, एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज इंडिपेंडेंट। मतलब टी हाफ जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कंसेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता, लेकिन जीरो ऑर्डर के लिए कंसेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। किसी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट दे रखा है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसका टी हाफ निकालना है, तो कितना हो गया 0.693 अपॉन के हो गया। अब ये क्वेश्चन था कि 99.9% पूरा होने में कितना समय लेगा, कितने टी हाफ लाइक समय लेगा, तो ये क्वेश्चन कराया था मैंने, ठीक है। कितने 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ लेता है 99.9% पूरा होने में,
ओके, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। और एक सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यहाँ पे एक कंसेप्ट होता है। इसमें क्या होता है कि अगर मान लो एक रिएक्टेंट का अमाउंट कम है और दूसरे का एक्सेस में है, तो आप इस एक्सेस वाले को अगर थोड़ा भी चेंज करोगे तो एक्सेस तो पहले से एक्सेस में है, तो इसकी वजह से रिएक्शन की रेट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसकी कंसेंट्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो केवल इसी का ही पड़ेगा। तो ऐसी रिएक्शन क्या होती है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। अगर मान लो कोई दूसरा एक्सेस में, ज़्यादातर मान लो H2O वाले केसेस में जो वाटर में होने वाली रिएक्शन है उस केस में, तो वाटर का हम कोई इफेक्ट नहीं मानते क्योंकि वाटर एक्सेस में है। तो इस तरह की रिएक्शन को सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी कि छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे केन शुगर का हाइड्रोलाइसिस किया तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हुआ, तो ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ओके, टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑन रेट कांस्टेंट। तो ऐसा पाया जाता है कि केमिकल रिएक्शन में जैसे ही हम टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ाते हैं तो रेट कांस्टेंट नियरली डबल हो जाता है। एक अप्रोक्सीमेट एक एनालिसिस है, हालांकि जो एक्चुअल में है वो अरेनियस इक्वेशन से दिया जाता है, K इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ई यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी होती है, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, ए अरेनियस कांस्टेंट होता है, जिसको अपन फ्रिक्वेंसी फैक्टर यानी कि आवर्ती गुणांक भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको इस तरह से समझते हैं, इंटरमीडिएट बनता है, फिर ये टूट जाता है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है कि कोई भी रिएक्शन हो दुनिया में, चाहे वो एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक, इसको बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था, याद है? कोई भी रिएक्शन हो दुनिया की, चाहे वो एक्सोथर्मिक हो एंडोथर्मिक हो, उसको उन रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने के लिए एक एक्टिवेट होना बहुत आवश्यक है। तो एक्टिवेट होने के लिए थोड़ा सा एनर्जी तो कभी भी लेंगे। जैसे पेट्रोल का जलना एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, लेकिन आपको तीली तो दिखानी ही पड़ेगी। बाद में एक्सोथर्मिक प्रोसेस से थोड़ा सा अगर रिएक्शन शुरू हो गया ना, तो उस रिएक्शन की जो एनर्जी होती है वो दूसरे मॉलिक्यूल्स में रिएक्शन करवाने लगती है। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा चाहिए होती है किसी भी रिएक्शन को करवाने के लिए, तो एक्टिवेट करने के लिए, ताकि हमारे जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो एक्टिवेट हो जाए, और फिर वो इंटरमीडिएट को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, फिर वो फाइनली प्रोडक्ट बनाते हैं और इस प्रक्रिया में वापस एनर्जी रिलीज करते हैं। और रिलीज होने वाली एनर्जी अगर एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा है तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, अगर रिलीज होने वाली एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से कम है तो रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है। ठीक है, और ये है मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स लेते हैं यहाँ पे, तो और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ देखते हैं। तो वो मॉलिक्यूल्स जिनका फ्रैक्शन सबसे ज़्यादा है उस काइनेटिक एनर्जी वैल्यू के लिए, उसको अपन बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी वैल्यू। ठीक है, और एक बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी बताया था मैंने पूरा अच्छे से, इसको एक बार आप पढ़ लेना। एक बार पूरा बताएं। ये डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, टेम्परेचर डिपेंडेंस को शो कर रहा है। ये ग्राफ तो गया टी पे, ये है टी प्लस 10 पे। तो ये टी पे जो ग्राफ है ना, टी पे ग्राफ है, तो अगर हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता लगाना है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा है, जिनका एक्टिवेट जिसका एनर्जी, ये तो गया मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, है ना। लेकिन अपन को अगर रिएक्शन कराना है तो मान लो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी तो है 5 जूल, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी है 13 जूल, यानी कि 13 जूल का एनर्जी अगर मॉलिक्यूल्स के पास होता तो वो क्या करते, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते, है ना। तो यहाँ पे ये जो बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है मैक्सवेल का, इसमें ये जो है ना, देखो ये एक्टिवेशन एनर्जी वाला लिमिट है, इससे ज्यादा वाले जो ये भी जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, इसका जगह अगर हम एरिया निकालें तो ये एरिया क्या, देखो ये तो है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और ये है एनर्जी, उनका एरिया निकालेंगे तो ये देता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर नंबर ऑफ फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल which are having the already activation energy and which can participate in the reaction, जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी ऑलरेडी है और वो रिएक्शन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एरिया वो देगा। लेकिन जब टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ा दोगे तो क्या होगा कि यहाँ पे, क्योंकि अपने मॉलिक्यूल्स क्या लगभग डबल हो जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी इनके पास है, तो यहाँ पे एरिया डबल सा हो जाएगा लगभग। ठीक है, तो ये यहाँ से बढ़ के ये डबल हो गया। अब यहाँ पे एरिया डबल होने के लिए जो पूरा कर्व है ना, ये बेल कर्व, उसका एरिया हमेशा फिक्स रहता है क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फिक्स है। तो यहाँ पे एरिया डबल करने के लिए इस ग्राफ को स्टीप होना पड़ता है। स्टीप यानी कि ये थोड़ा सा चिपटा हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, ताकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मान लो पहले 100 थे, अभी भी 100 रखने हैं, लेकिन अब 13 जूल से ज्यादा वाले मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो गए हैं, तो जो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है काइनेटिक एनर्जी की वो कम हो जाती है पहले से। आई बात समझ में? देखो
ऐसे समझो ये पूरा ग्राफ जो है ना, ये कोई एरिया जो है इसका फिक्स रहता है, ठीक है। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी है, इस ये एरिया क्या शो करता है, उन मॉलिक्यूल्स को शो कर रहा है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा है। अब जब हम टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली अगर मान लो रिएक्शन डबल हो रही है, रेट ऑफ रिएक्शन, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग द एक्टिवेशन एनर्जी आर डबल, ऐसे मॉलिक्यूल की संख्या दुगनी होगी। तो ये ग्राफ थोड़ा ऊपर उठेगा। यहाँ पे अगर एरिया बढ़ रहा है, लेकिन इस पूरे ग्राफ का ओवरऑल एरिया क्या रहना चाहिए, पहले जितना ही रहना चाहिए। तो यहाँ पे आप एरिया बढ़ा रहे हो तो यहाँ से एरिया घटाना पड़ेगा। एक रेत का टीला है तो यहाँ पे इस टीले से मिट्टी इधर ले आओगे तो इधर हाइट कम नहीं होगी क्या? तो ये कम हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल जो काइनेटिक एनर्जी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स घटे हैं ना, नहीं एरिया ये कांस्टेंट रहा है। अब देखो ये घटे नहीं है, ये और ये दोनों मिक्स है ना, ये वाला ये पूरा जो है T+10 का है। अच्छा ये पूरा T+10, हाँ ये पूरा T+10 का है, ये T का है इतना वाला ब्लैक वाला, और ग्रे प्लस ब्लैक जो है ये T+10 का है। अच्छा हाँ ठीक, समझ गए? यस सर। ये नहीं है खाली, ये पूरा है। यस सर, समझ गए? तो वो इससे ये क्या हो गया, डबल हो गया। यस सर, पहले वाले से लगभग डबल होता है। तो ये अरेनियस इक्वेशन है, इसको लॉगरिथम में रिप्रेजेंट कर लो और ln k और 1/t में स्लोप खींचोगे तो उससे E/RT की वैल्यू आ जाएगी, जिससे एक्टिवेशन एनर्जी पता चल जाएगा, और इसका इंटरसेप्शन हमें दे देगा अरेनियस कांस्टेंट। ओके, और एक ये भी इक्वेशन है, अगर मान लो दो डिफरेंट टेम्परेचर पे आपको K1 और K2 की वैल्यू देखनी हो तो लोग K2/K1 इज इक्वल टू E/2.303R T2 - 1/T1 - 1/T2। यस सर, जैसे एक एग्जांपल है पूरा, ठीक है। तो इक्वेशन सीधा ध्यान में है तो हो जाएगा। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ कैटलाइस्ट। तो कैटलाइस्ट का क्या होता है, ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, इस वजह से रिएक्शन काफी जल्दी हो जाती है, ठीक है। लेकिन ये कैटलाइस्ट रिएक्शन की गिब्स फ्री एनर्जी को अल्टर नहीं करता, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कॉलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। कॉलिजन थ्योरी में वही है कि कुछ जो है कॉलिजन्स इफेक्टिव कॉलिजन्स होती है, तो उस कॉलिजन के लिए हम एक कॉलिजन फ्रीक्वेंसी Z यूज करते हैं, है ना। अब इसमें भी इफेक्टिव कॉलिजन के लिए प्रोबेबिलिटी फिगर एक P भी यूज किया जाता है। जैसे मान लो कॉलिजन हो रही है, मान लो 50 कॉलिजन हो रही है, हालांकि एक्टिवेशन एनर्जी 100 के पास है, लेकिन उसमें से कॉलिजन कितनी हो रही है, 50 ही हो रही है। तो Z तो उस 50 के लिए है, और उस 50 में भी मान लो 30 इफेक्टिव कॉलिजन है, तो वो किस लिए प्रोबेबिलिटी, क्योंकि परफेक्ट ओरिएंटेशन के साथ कॉलिजन होनी चाहिए थी, तो वो क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी को दिखाने वाला। तो PZABE × E⁻E/RT, ये एग्जैक्ट फिर थ्योरी हो जाती है पूरी रेट लॉ के लिए, ठीक है। ये तो शो कर रहा है उन एटम्स का फ्रैक्शन जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी है, मान लो 100 हो गए, ये उनको शो कर रहा है जो एक्चुअल में कोलाइड कर रहे हैं, और ये जो इफेक्टिवली कोलाइड कर रहे हैं, समझ में आएगा। तो ये PZE⁻E/RT का रहता है। तो ये केमिकल काइनेटिक्स आपका चैप्टर। वो P जो इफेक्टिव है, ये इफेक्टिव कोलाइड करेगी, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन, कि क्या प्रायिकता है कि जो कॉलिजन हुई वो इफेक्टिवली है, उसको रिप्रेजेंट करता है। मान लो 100 में से 30 ही हुई है, या फिर 50 में से 30 ही हुई है, तो टोटल कॉलिजन तो 50 थी, उसमें से 30 काम की थी, तो 30/50 यानी कि 3/5 ये प्रोबेबिलिटी होगी उसकी। आई बात समझ, यानी कि 5 कॉलिजन में से केवल 3 ही इफेक्टिव है, 3/5 पे ही होता है, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से ये अपना केमिकल काइनेटिक्स का रिवीजन हो गया। तो इसका टेस्ट अपन कितने, 12 बजे, पिछला टेस्ट कब रखा था, 12 बजे।